अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि वाकई ही ये जो सुबह है, ये आज का जो दिन है, ये वाकई एक नया सूरज और नई उम्मीद और नई किरणें लेकर आया हो। ये दुआ जनाब हम पिछले 2 साल से मुसलसल किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा? कभी आपने इस पर गौर किया है? कभी आपने ये बात सोची है कि हम क्यों कोविड-19 की ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं? और ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है। कहते हैं ना कि जब घर में कोई एक फर्द बीमार होता है तो पूरा घर बीमार हो जाता है। तो ये एक बीमारी नहीं है सिर्फ जिससे हमें लड़ना है या जिसे हमें डरना है। मैं डरने की भी बात करती हूँ कि डरें भी आप इससे। तो ये एक बीमारी ने हमारी जिंदगी के जो दीगर मामलात हैं उसको कितना हिट किया हुआ है, उसको कितना मुतासिर किया हुआ है। क्या आप ये बात संजीदगी से ले रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इस बीमारी को इतना सा भी संजीदा ले रहे हैं। अरे पूरी दुनिया बंद है, पूरी दुनिया में जो लोग मुतासिर हुए हैं, क्या वोकल वाले नहीं है? क्या उनमें कुछ दिमाग नहीं है? लेकिन हम पाकिस्तानी कौम इतने निडर हैं। मतलब मैं समझती हूँ कि कमाल का ये जो है ना एक रवैया या अजीब व गरीब रवैया देखने को मिलता है कि किसी किस्म का खौफ ही नहीं है। किस वक्त का इंतजार है आपको खुदा ना खास्ता कि आपका कोई अपना प्यारा इस तकलीफ में मुब्तला हो जाए? क्या फिर आपको यकीन आएगा? कोविड-19 की ये जो थर्ड वेव है जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, पंजाब इसमें नंबर 1 पे है, लाहौर के जो नंबर्स हैं वो दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हैरान कुन ग्राफ, हैरान कुन रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और क्या वजह है? वजह सिर्फ आपकी और हमारी लापरवाही है। वजह सिर्फ ये है कि आप मानने को तैयार नहीं है कि कोविड-19 आपके भी घर में पहुंच सकता है। वजह यह है कि आप इस बीमारी को संजीदगी से लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये अब तक आप तक नहीं पहुंची है। और अगर अब तक आप तक नहीं पहुंची है तो अल्लाह पर आपका कोई खास करम है, कोई खास रहम है कि हम लोग बचे हुए हैं। तो खुदारा बाजारों का गैर जरूरी जो रश है या जो शॉपिंग है या जो खरीदारी है उससे आप लोग इज्तनाब करें। बिला वजह आप लोग जो रेस्टोरेंट्स पर कितना रश लगा रहता था, इन सारी चीजों से बचकर रहें। अब तो हमारी अपनी जो कॉलीग, हमारी जो फैमिली है वो भी इससे मुतासर होना शुरू हो गए और ना जाने कितने लोग हमसे बिछड़ गए हैं, हमारे प्यारे हमसे बिछड़ गए हैं। तो प्लीज इस बीमारी को थोड़ा सा संजीदा लें। वजीर आजम इमरान खान साहब, उन्होंने वैक्सीनेशन भी लगवाई, उसके बावजूद उन दिनों जो इतलात आ रही हैं कि वो कोविड में ऑलरेडी उनको सिम्टम्स थे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने भी वैक्सीनेशन इसलिए लगवाई कि मेरी कौम को जरा हौसला मिले ताकि ये वैक्सीनेशन लगवा लें। लेकिन अजीबो गरीब रवैया कि भाई, अजीबो गरीब रवैया कि हम वैक्सीनेशन लगाने को भी नहीं तैयार है। मगरमच्छ बन जाएंगे, इससे जो है इनफर्टिलिटी हो जाएगी, इससे हम ये बन जाएंगे, इससे हम क्या बन, मतलब कि हंसी आती है कई दफा तो सोच सोच के ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं। तो जनाब कोविड-19 की जो थर्ड वेव है जिसमें पंजाब नंबर 1 पे है, लाहौर के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा नंबर सामने आए हैं और पंजाब सरे फहरिस्त। बेसिकली आज हम जरा बात करेंगे कि ये कोविड-19 की जो थर्ड वेव है ये है क्या और ये कैसी वेव है, किसमें अब बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। और एक सवाल जो कि आप लोगों की जानिब से पूछे जाने वाली और वैक्सीनेशन के मुतालिक अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई खौफ है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, तो आप आज ऐसा करें कि हमारे शो का हिस्सा बने, क्योंकि एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, वो आपके हर तरह के सवाल का जवाब दे सकेंगे। नंबर हमारा जी टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है। तो वैक्सीनेशन से मुतालिक चूंकि खौफ पाया जा रहा है, कंफ्यूजन पाई जा रही है, अगर कोई भी आप सवाल जानना चाहेंगे तो हम आज लाइव शो में आपको उसका जवाब देंगे। जनाब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। ऑब्वियसली हमें अब तक इस चीज की काफी अवेयरनेस आ चुकी है कि हमें क्या खाना है और हमें कितना कैल्शियम चाहिए या हमें अपना इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग रखना है। लेकिन मैं समझती हूँ जितनी भी बात की जाए उतनी बात कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इन चीजों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम आपको जनाब उस बारे में आगाही दें। तो हमारी जो आज की फर्स्ट मेहमान है, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर सहर चावला। थैंक यू जी, आपने ज्वाइन किया आज के खास ट्रांसमिशन के लिए। हमारे जनाब आज के अगले मेहमान डॉक्टर आतिफ कुरैशी, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल से तशरीफ लेके आए हैं। और
और इस मुश्किल दौर में चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल जितना अच्छा काम कर रहा है, हैट्स ऑफ टू यू। आपकी पूरी टीम को भी हम ट्रिब्यूट और सलाम पेश करते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर जहीर अख्तर, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन। थैंक यू सो मच जनाब वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर आतिफ कुरैशी, कोविड-19 की तीसरी लहर क्या है और कैसे मुख्तलिफ है पहली दो वेव से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया टेलीविजन पे और सवाल पूछ रही हैं। ये थर्ड वेव जिसको हम कह रहे हैं, ये वही कोविड जो पहले से 1 साल से आलमोस्ट इसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया हुआ है, ये उसी की एक्सटेंशन है। इसमें फ़र्क थोड़ा सा ये है कि एक तो मेरे ख्याल में नंबर जो है वो शायद पिछले साल के मुकाबले में, जो हमारी फर्स्ट वेव थी उसके मुकाबले में ये ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, बढ़ रही है। और अब शायद जो लोगों का है रेजिस्टेंस है कि वो जी टेस्ट नहीं करवाने, वो भी थोड़ी सी शायद ज़्यादा हो गई है। अब थोड़ा सा लगता है उनको कि शायद हमें समझ आ गई है, तो इसलिए वो टेस्ट नहीं करवाने को तैयार। और तीसरा ये है इसमें कि इसमें जो एक ख़ास जरासीम का एक वेरिएंट है जिसको यूके वेरिएंट कहते हैं, जो कि अभी रिसेंटली जिसने इंग्लैंड को और उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनको मुतासिर किया था, इसमें यूके वेरिएंट जो जरासीम है वो इसमें आया है। अच्छा, जो निस्बतन ये कैसे मुख्तलिफ है? और ये थोड़ा सा है? मुख्तलिफ है। ये जरासीम तो वही है, कोविड-19 ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं बारहा कि ये वायरस जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी तब्दील करता रहा है, इसीलिए इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ये यूके वेरिएंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सादा जबान में मैं हमारी जो पब्लिक है उसके लिए मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन हमें सोचना ये है या इसके बारे में ये इल्म होना चाहिए कि ये निस्बतन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये निस्बतन यंगर लोगों को भी मुतासर करता है और सीरियस बीमारी का सीरियस होना इसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। इसलिए थोड़ा सा इसको हम इस रेफरेंस से कहेंगे कि नंबर 1 ये कि तादाद बढ़ रही है तेज़ी के साथ, और नंबर 2 ये है कि सीरियस मरीजों की तादाद बढ़ रही है, और नंबर 3 ये कि ओवरऑल जो है ये सीरियस डिजीज़ करने का ये कर रहा है। तो इसलिए यंग लोगों को में भी आ रहा है ये, तो इसलिए एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, क्या वजह आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पंजाब और लाहौर या हम बड़े शहरों की जो बात करें, वहाँ पे जो कोविड का इतना तेज़ी से फैलाव हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ओवरऑल तकरीबन तमाम मुल्क में ही हमने कोई ख़ास परवाह तो की नहीं है इसकी। जब कोई सरकारी तौर पे सख्ती हुई तो शायद, या लॉकडाउन हुआ कंप्लीट, तो शायद उसमें कुछ कर लिया, तो हम रो रहे हैं कि तो वो हम हुकूमत ने क्या किया, क्यों बंद कर दिया भाई सब कुछ। उस दौरान भी और उसके अलावा भी हमने पूरे मुल्क में ही मेरे ख्याल में, जो मेरी मालूमात के मुताबिक, कहीं पे भी SOP फॉलो नहीं किए। जो दरमियाना पीरियड था जिसमें ये बीमारी कम हो गई थी, उसमें हमने तकरीबात भी शुरू कर दी, घूमना फिरना, पुरानी लाइफ उसी तरह से शुरू कर दी। तो शायद हो सकता है कि जो कहा जा रहा है कि शायद वो जो यूके से कुछ जो आए हैं, हमारे जो पाकिस्तानी आए हैं, वो शायद इस एरिया में, पंजाब के एरियाज में, लाहौर में, इस्लामाबाद में शायद निस्बतन ज़्यादा आए हैं, इसीलिए वो स्ट्रेन फैलने की वजह बनी। लेकिन ये तो ज़ाहिर है आते रहेंगे, आते रहे हैं, लेकिन असल जो कैजुअल बिहेवियर है ना हम सबका, कि जिसमें हम बहुत जो मामूली से स्टेप्स हैं कि आप मास्क पहन लें, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, आप अपने हाथों को धो लें अगर किसी जगह पे टच कर लिया, ये मेरे ख्याल में इतनी मामूली सी चीजें हैं। और इसमें क्या मुश्किल है, जब हम देखते हैं ना, 2 एंड है। एक वो एंड है जिसपे खुदा ना खास्ता कोई एक आपका प्यारा, या खुदा ना खास्ता हम में से कोई भी वो ICU में बेशुमार दिनों के लिए बहुत सीरियस हालत में दाखिल है, और उससे बचने के लिए कहा जाए कि आप क्या करना है आपने, जी मुझे मास्क पहनना है जब मैं पब्लिक में हूँ, और मुझे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, और मुझे अगर मैंने किसी चीज को टच कर लिया है, या छींक आ गई है, या जरूरत ऐसी को खांसी आई है, तो मैंने अपने हाथ धोने 20 सेकंड के लिए। तो ये ऐसी क्या कीमत है जो हम अदा नहीं कर सकते। और इसके साथ मैं ये बात आज बोलना चाहूंगी कि मैंने जितने भी मर्दों को मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व किया, चाहे मैं वर्क प्लेस पे हूँ, या मैं किसी मार्केट में जाऊँ, या मैं ग्रोसरी करने जाऊँ, या मैं अपनी फैमिली गैदरिंग में देखूं, मैंने देखा मर्द हजरात शायद तौहीन समझते हैं कि जब तक वो ग्रीट नहीं करेंगे जफ्फा डाल के, हाथ मिला के, भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइज, आप लोगों के साथ क्या मसला है? क्योंकि खवातीन यूजुअली अपनी क्लीनिनेस को लेके या वहमों में जरा वो मर्दों से 1-2 स्टेप आगे होती हैं। मर्द हजरात मिल रहे हैं जी, शेक हैंड कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, और देखी जाएगी अल्लाह के सपोर्ट जब आनी है। इस रवैये से बचें।
प्लीज बच्चे, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं। दूसरी चीज, एक तो मैंने ये मर्दों के हवाले से बात की, दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, अपने घर के जो आपके बच्चे हैं या जो आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं या आपका किसी भी बच्चे से उनको चूमना फिलहाल छोड़ दें, अवॉइड कर दें। स्पेशली अगर आप अपने बहन भाई के बच्चों से मिल रहे हैं, हो सकता है किसी को वहम होता हो, बिल्कुल, या को हम, जिस तरह मैं वर्क प्लेस से जाती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने लोगों से हम लोग यहाँ से मिलकर जाते हैं। फिजिकली इंटरेक्शन चाहे ना होता हो, चाहे हम ऑफिस के बाद अपने आप को काफी अच्छे तरीके से मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें, लेकिन जब घर जाएं तो दूसरों के बच्चों से मत मिलें। हो सकता है कि हम पता नहीं कौन सा जरसूमा लेकर अपने साथ घर चले जाएं और किसी की जो है ना वो किसी के ऊपर कोई मुश्किल या कड़ा वक्त आ जाए, तो ये एहतियात आप लाजमी तौर पर करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ साहब ने अभी जो बात की, जो बरतानवी किस्म एक जो अभी आई है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इस बारे में आप भी हमें बताएं कि ये कैसे फर्क है, ये खतरे में ये ज्यादा है, कितनी खतरनाक है आम कोविड से। असल में वायरस जो है ना जी, जितने भी वायरस हो दो टाइप्स के हैं। उनके एक में होता है डीएनए और एक में होता है आरएनए। ये उनका जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जेनेटिक उनका मटेरियल है। जो वायरस आरएनए वायरसेस है ना, वो अपनी शक्लें बड़ी जल्दी तब्दील करते हैं। आप उनके अगेंस्ट कोई भी एहतियाती तदाबीर कर लें, आप उनके अगेंस्ट वैक्सीन लेके आए, लेकिन आरएनए वायरस जो अनस्टेबल होते हैं और बड़ी जल्दी अपनी शक्ल और अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करके एक नई फॉर्म में आ जाता है। अब इस हालत में वैक्सीन बनाना, जितनी भी इससे पहले भी फ्लू की जैसे है, आपको हर साल फ्लू भी आरएनए वायरस है, आपको उसके अगेंस्ट नई वैक्सीन बनानी पड़ती है उस वेरिएंट के अगेंस्ट। लेकिन फ्लू इतना खतरनाक नहीं होता कि वो बहुत सारी जानें ले जाए, पाकिस्तान में कम से कम, तो इसलिए हमें उसकी अवेयरनेस है, हालांकि वो भी एक प्रॉब्लम है। अब ये वायरस एक ऐसा वायरस है कि जो यूके वेरिएंट है, कि जो लंग्स को ज्यादा मुतासर करता है एज कम्पेयर टू, जैसे डॉक्टर आतिफ ने बात की। और इसमें पहले हमारे हमने देखा कि जो नौजवान थे या जवान थे या बच्चे थे, करियर तो जरूर होते थे लेकिन उनको जान को खतरा नहीं होता था। लेकिन अब हमने ये देखा है, पिछले दिनों हमारे हॉस्पिटल में एक लड़की है, कॉलेज स्टूडेंट, 24 ईयर्स यंग, विद गुड इम्यूनिटी, वो उसके लंग जो है ना वो सारे खराब हुए हैं और सारे लंग्स इन्वॉल्व हैं। तो अब ये यंग को भी मुतासर कर रहा है। लिहाजा जो यूके वेरिएंट वो आ रहे हैं जिसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली है, तो लिहाजा वो ज्यादा मुतासर कर रहा है, इसलिए हमें ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अच्छा, ये जो रवैया है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और ये हमने बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी देखा है, और जो दूसरा तबका है, जो थोड़ा सा निचला तबका है, वो तो खैर शायद उनको समझा ही नहीं सकते हैं हम लोग कि भाई ऐसा कोई वायरस है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का भी रुझान यकीनन ऐसा ही है कि भाई कौन सा वायरस, भाई नॉर्मल गला खराब है, कोविड नहीं है। ये बड़ा देखने में आता है। देखें, ये बात सारी ना यकीन और अमल की है। यकीन तब आता है, यकीन कब आएगा? जब कुछ हो जाएगा। यस, यकीन तब आता है जब आपके सर पे पड़ती है, जब आपके सर पे पड़ती है। मैं उनसे ये कहता होता हूं कि अल्लाह ना करे कि आपके घर में कोई इन्वॉल्व हो, आपको आईसीयू में दाखिल होना पड़े, आपकी रातें बाहर आईसीयू के गुजरें, और फिर अल्लाह ना करे वो आपका अजीज प्यारा जो है वो अल्लाह के पास चला जाए और फौत हो जाए। उससे पहले या तो आप इस बात पे वैसे ही यकीन कर लें, जो मीडिया वाले आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, और उनके जो मुतलका डॉक्टर हैं उनको लोगों को आगाही दे रहे हैं, उस पर यकीन कर लें। या कम से कम ऐसे बंदों से मिल लें जिनके घर के अफराद कोरोना में मुब्तला हुए और वो आईसीयू में गए हैं, सीरियस हालत में वापस होके आए हैं, या वो जो है वो नहीं बच सके, उनसे एक दफा मिले, उनसे पूछें ये है कि नहीं है। ठीक है, चेंज आए कि उनके घर में आए और फिर उनको यकीन। ठीक है, डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे अबाउट फूड इम्यूनिटी, कैसे आप मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन बार बार बात करना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी कि आपकी कॉल्स का सिलसिला भी हम शामिल करेंगे, और साथ साथ वैक्सीनेशन से मुताल्लिक जो दो राय सामने आ रही हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जितने खौफ आपके जहन में वैक्सीनेशन को लेकर पाए जाते हैं, उनके ऊपर हम आज अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, और प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की जो थर्ड वेव पाकिस्तान में एंटर हो चुकी है। पंजाब इसमें सबसे आगे जो है वो पहुंच चुका है, और यही कि हमारा लापरवाही वाला रवैया है, इसको हम दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, इस रवैये पर हम बात लाजमी करेंगे कि भाई
क्यों हम मानने को तैयार नहीं है कि हमें भी कोविड हो सकता है और हम थोड़ा सा इज्तनाब कर सकते हैं लोगों से मेल जोल में। लेकिन उससे पहले जरा ग़िज़ा की बात, इम्यूनिटी की बात, जिस पर हम 1.5 साल से बात कर कर के हम नहीं थक रहे, लेकिन लोग शायद मेरे ख्याल से अब आई डोंट नो, उनको लगता है हमें सब पता है, तो हमें अब जरूरत नहीं है मजीद जानने की या मजीद सुनने की। अरे हमें पता है कि हाथ धोने हैं, अरे हमें पता है कि इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी है, लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं है, ना तो हाथ धोने हैं ना कैल्शियम लेना है। अच्छा, ऐसे नबिया कि आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड नियो टेलीविजन के आप लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये अवेयरनेस स्प्रेड कर पाई हूँ और भी चैनल्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने कहा कि इस बारे में जितनी बात करें उतनी ही कम है, और अब तो मैं जब भी इस बारे में मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिलता है कि क्या क्या करना है, उससे पहले मैं इस बात पे तरजीह देती हूँ कि क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या क्या करना है पे तो लोग तब आएंगे ना जब वो पहले अपनी लाइफ से डोंट्स निकालेंगे। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हालांकि 1.5 साल में ग़िज़ा, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी, इस पर जितना जोर दिया गया, इस पे जितनी गुफ्तगू की गई है कभी भी नहीं की गई, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ तवानाई बढ़ाने को ये समझा जाता है कि अपने आप को ज्यादा कैलोरी से डंप करो, यानी ज्यादा से ज्यादा खाना खाओ, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कुव्वत मुदाफियत, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। जी नहीं, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, मैं पहले डोंट्स पे यानी क्या क्या नहीं करना उस पर बात करना चाहती हूँ, आप अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। खास करके अगर आपको लगता है कि आप जो है सफेद आटे के पराठे खा रहे हैं, आप तले खाने खा रहे हैं और आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि मैंने जो है मछली खाई है, लेकिन वो मछली अगर आपने तल के खाई है तो आप अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ फूड जो आप ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और अगर आप तले खाने ले रहे हैं, आप मीठी अशिया ले रहे हैं, आप सफेद आटा, सफेद चावल और जंक फूड ले रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी से जिस मिनरल को फ्लश आउट कर रहे हैं, वही ले बाहर निकाल रहे हैं, वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिंक। जिंक पर नबी हमारे पास कैल्शियम से भी और बाकी विटामिन सी और बाकी बी विटामिन से भी कम बात हुई है। अगर हमारे जिस्म में जिंक ना हो तो जो इम्यून सेल है वो अपना काम कर ही नहीं सकते, जख्म जो है वो भर ही नहीं सकता, सोजिश जो है वो कम हो ही नहीं सकती। सिर्फ आप अगर दिन में 2 या 3 कप जरूरत से ज्यादा मीठा ले लेते हैं तो आप अपनी बॉडी से दिन की जितनी जिंक की रिक्वायरमेंट है उसको आप बाहर निकाल देते हैं, और हमारी बॉडी को डेली 10 मिलीग्राम तक जिंक चाहिए होता है। हमारा जिस्म इसको अंदर से नहीं बनाता, इसको बाहर खुराक से लेना होता है। कैल्शियम की जहां तक हम जिंक अगर हम बात करें, आपने जिंक की बात की, तो जिंक किन किन खानों से हमें मिल सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह जिंक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बहुत ज्यादा खानों में। सबसे ज्यादा जिंक जिस खाने में वो आपके पास रेड मीट है, लेकिन उसको भी आपने तवाजुन से खाना है। रेड मीट पे आपके पास मटन आ जाता है, लैम्ब आ जाता है, बीफ आ जाती है। दूसरे नंबर पर जिंक सबसे ज्यादा जिस खाने में होता है वो होती है आपके पास शेलफिश और आम मछली। तीसरे नंबर पर जिंक आपके पास सबसे ज्यादा जिन चीजों में होता है वो होता है आपके पास ग्रेन्स, जौ हो गई, जवार हो गया, बाजरा हो गया, गंदुम हो गई। चक्की के आटे की बात करी हूँ, सफेद आटे की बात नहीं कर रही। और दुख की बात यह है कि हर घर में है ही सफेद आटा, क्योंकि वो खूबसूरत बनती है ना रोटी, तो उसको पसंद किया जाता है। तो लेकिन करवा लेते हैं, खूबसूरत बनती है। वही बस बात है, जो सफेद आटा है एक्चुअली मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी उसमें जो लेयर बची होती है उसमें कोई विटामिन और मिनरल नहीं होता। जो चक्की का आटा होता है आपके पास, उसमें जो व्हीट कर्नल होता है उसकी तीनों लेयर्स साबित होती हैं, इंटैक्ट होती हैं। सारे विटामिन और मिनरल जो है वो आप उसमें लेते हैं। जो सफेद आटा होता है वो जो विटामिन और मिनरल वाली लेयर होती है ना, पॉलिशिंग के प्रोसेस के थ्रू वो वॉश आउट हो जाती है, वो निकल जाती है। आप सिर्फ चीनी ले रहे हैं, और हमारा जो ब्लड है अच्छी इम्यूनिटी के लिए एक टाइम पे सिर्फ 1 टीस्पून ऑफ चीनी बर्दाश्त कर सकता है। तो जब आप ये आटा लेते हैं, खवातीन दोनों, जी मर्द खवातीन दोनों 1 टीस्पून ऑफ चीनी बर्दाश्त कर सकते हैं। और जो ये 1 टीस्पून ऑफ चीनी है ये आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी खाने लेते हैं ना, जैसे फ्रूट्स है उसकी अपनी शुगर है, जो ग्रेन्स है, जवार, जो बाजरा हो गया, इनकी अपनी शुगर है, वो उसमें पूरी हो जाती है। डॉक्टर साहब जो आपने बात बोली जिंक की, आपने बात की कैल्शियम की बात की, आपने बोला कि कैल्शियम की बात जिंक से हमेशा ज्यादा होती है, जबकि जिंक की जरूरत भी हमें उतनी ही पड़ती है। और मीठे के बारे में आपने बताया कि अगर हम दिन में 1 कप मीठा ले लेते हैं, जिंक बाहर निकल जाता है, तो सारा जो जिंक है जो हमने दिन भर में लिया भी है, या चाहे अगर आपने गोश्त खा के लिया भी है, वो जो सबसे ज्यादा वो सोर्स ऑफ अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है जिंक, जिससे तो आपने वो मीठे के थ्रू फ्लश आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, फ्लश आउट हो जाता है। तो यानी कि शुगर को तो आप बिल्कुल कर दें, कट डाउन कर दें, नहीं चाहिए। चीनी अगर आपको मैक्सिमम लेनी भी है तो हम वो कितनी ले सकते हैं? 1 चम्मच, 1 टीस्पून ब्लड में होनी चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं लेनी है। उसकी रीजन ये है कि हम जितना भी खाना लेते हैं ना, वो हमारे ब्लड में उसको कन्वर्ट करके शुगर बना देता है, तोड़ फोड़ के। इसके अलावा जो चीनी है हमारे जिस्म में, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, क्या ये वक्ती तौर पर बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है? अच्छा। सिर्फ एक आर्टिफिशियल स्वीटनर मैं कभी कभी रिकमेंड करती हूँ, और वो है स्टीविया। स्टीविया क्यों? स्टीविया प्लांट बेस्ड स्वीटनर है। बॉडी उसको ग्लूकोज की तरह जो है ना
रिसीव नहीं करती। तो जब बॉडी उसको ग्लूकोज की तरह रिसीव नहीं करती, वो उस तरह रिएक्ट भी नहीं करती। शुगर हमारे जिस्म में जो बी विटामिन है उसके जज़ब होने की स्पीड को भी कम कर देता है। अगर हमारी बॉडी में B6 विटामिन नहीं होगा, B9 नहीं होगा, B12 नहीं होगा, खून नहीं बनेगा। खून नहीं बनेगा तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? और अगर आपको मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो भी रही है तो आप उसको नेचुरल सोर्स से लेना, फल से लें। लेकिन हमारे यहाँ फल भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, ओहो मीठा नहीं है, ठीक है इसको तो पीछे करो जरा। लेकिन फल की जो फादियत है वो तो वहां पर वैसे ही बेशक आप डार्क चॉकलेट कभी कभी यूज कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। डार्क चॉकलेट एक्चुअली एक प्रोबायोटिक है। अच्छा, इस पर बात करते हैं। कॉलर हैं कामरान साहब ने कॉल की, उनका सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी कामरान क्या पूछेंगे? जी मैंने डॉक्टर साहब से सवाल करना है। मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, खुश्क खांसी है और गला भी थोड़ा सा खराब है और सांस भी चढ़ रहा है, लेकिन मुझे बुखार और जिस्म में कोई दर्द नहीं है। तो क्या मैं ये है मेरे सिम्टम्स कोरोना वाले? पहले तो मुझे कामरान आप बताएं कि आपको क्या लगता है, टेस्ट करवाना चाहिए कि नहीं? तो टेस्ट तो करवा लेना चाहिए। तो फिर आप 4 दिन से किस बात का वेट कर रहे हैं? नहीं, वो बुखार का कहते हैं ना, बुखार होता है तो कोरोना होता है, तो बुखार तो है नहीं मुझे। चलें जी डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। कामरान मतलब साहब 1.5 साल से बात कर करके भी अब मरीज अगर कह रहा है कि बुखार होता है, हम मेरे ख्याल से बात कर करके हमारे गले खुश्क हो गए कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी है, कामरान अगर कोई सिम्टम नहीं भी है तब भी आप कोविड के कैरियर हो सकते हैं। डॉक्टर आते हैं। शुक्रिया कामरान, आपने सवाल पूछा। दरअसल कोविड की ना बेशुमार अलामात हो सकती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज में हर अलामत ज़रूर मौजूद होगी, नंबर 1। नंबर 2 है कि एक जो वास्ट मेजॉरिटी है पेशेंट की, उनमें तो अलामात शायद आएंगी नहीं या बहुत माइल्ड आएंगी। अगर खांसी हो रही है और ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपकी बात सुनी है तो उससे भी मुझे लग रहा है कि आपको बात करने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है और आपने कहा सांस चढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में तो वबा के दिनों में हमें ये सोचना चाहिए कि ये वबा वाली ही चीज़ है। वो ज़रूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता सीरियस ही हो, लेकिन जब तक हम उसका टेस्ट नहीं कराएंगे और जब तक हम एग्जैक्ट डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचेंगे, इसमें एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगा कि सिर्फ कोविड का PCR जो टेस्ट करा लेते हैं सिर्फ वही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वो एक अच्छी खासी जो तादाद है लोगों की, उसमें वायरस होने के बावजूद नेगेटिव आ सकता है। ये उसकी लिमिटेशन है उस टेस्ट। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे जरा डिटेल में कि बहुत सारे लोगों को जो ये लगता है कि उनको फलां सिम्टम नहीं है और फलां चीज़ नहीं है तो वो शायद उनको कोविड नहीं है और सीजनल मसला है। तो इस मसले के ऊपर जरा ब्रेक के बाद इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वैक्सीनेशन पर भी हमने बात करनी है, जो वैक्सीनेशन को लेकर जो खौफ पाया जा रहा है कि भी नहीं हम नहीं करवा सकते। सो स्टे विद अस, ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी कॉल शामिल करने का सिलसिला भी जारी है और ब्रेक से पहले कामरान साहब ने कॉल की और मुझे बड़ी हैरत हुई उनकी बात सुन के, और ये जो रवैया है इसके ऊपर बल्कि मुझे लगता है हम भी हैरत से आगे शायद निकल चुके हैं कि कैसे डॉक्टर साहब समझाया जाएगा लोगों को इसके सिम्टम्स से मुतालिक, और हम घर बैठे इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई हमें है कि नहीं है, टेस्ट करवाएं कि नहीं करवाएं। और कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वो तो कहते हैं कि नहीं भाई टेस्ट नहीं करवाना, अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर आइसोलेशन में जाना पड़ जाएगा। वबा का असूल ये होता है जी, वबा के दिनों में कि उससे मुतल्लिका जब भी अलामतें आए ना, वो और बीमारियों में भी हो सकती हैं, लेकिन वबा का असूल ये है कि उन अलामतों को वही समझा जाए अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज, या कि और साबित ना हो जाए जब तक। अगर जैसे इसकी जो है वो 3-4 बड़ी अलामतें हैं, इनमें से 1 या 2 जरूर मौजूद होती हैं जब आपको अगर कोरोना या कोविड होता है। उनमें यह है कि एक तो खांसी का आना, बुखार का होना, जिससे में बहुत ज्यादा दर्द होना, और फिर 4-5-6 दिन बाद सांस का चढ़ना। अगर इनमें से सारी या कोई भी एक मौजूद है तो आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से, किसी मुस्लिम डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। उस सूरत में अगर वो आपको एडवाइस करता है तो उसकी बात मान लें। आजकल इसका कोरोना की जो असेसमेंट है, कोरोना की जो तशखीस है, वो तकरीबन वो डॉक्टर जो उसको डील कर रहे हैं उनकी तकरीबन 90% के करीब ठीक है, और वो ठीक सही बात कर रहे हैं। इसके लिए टेस्टों के पीछे ना जाएं, नंबर 1। अब एक वो रवैया कि टेस्ट करवाना ही नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है।
कि आपको कोरोना है और आप मुतल्लिका का टेस्ट नहीं करवा रहा, अब ये समझें मुझे कुछ और है। हाँ, अगर आपने टेस्ट करवा लिया है और वो डॉक्टर कह रहा है कि आपकी अलामतें जो है वो इस बीमारी वाली हैं, लेकिन ये टेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये बात मान लें और उन्हीं एहतियाती लाइंस के ऊपर चलें जो उसके इलाज के लिए जरूरी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, उन लोगों को जिनको एक बार कोविड हो चुका है वो काफी इजी हो चुके हैं कि भाई हम तो इससे बाहर निकल आए हुए हैं, तो अब हम फ्री जो है वो है इससे, तो ये बात दुरुस्त है? ये बात 100% दुरुस्त नहीं है, लेकिन अभी तक काफी हद तक दुरुस्त है। लेकिन अब इस दफा का जो वेरिएंट आया है उसमें हमने केसेस देखे हैं कि जिनको फर्स्ट वेव में भी कोरोना हो गया था और अब दोबारा से वो सिम्टम के साथ आ रहे हैं। लिहाजा अगर वो ये समझ लें कि हमें कोरोना हो गया, हमें इम्यूनिटी मिल गई और हम एहतियात छोड़ दें, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, उनको दोबारा हो सकता है, ये स्टेटमेंट है। नंबर 2 कि अगर फर्ज करें सीरियस अलामतें नहीं भी आती ना और उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो वो कैरियर फिर भी हो सकते हैं, उनके नाक में, मुंह में, गले में वो होगा और वो वहां से ले जाके अपने घर में बड़ों को या बच्चों को या दूसरे लोगों को भी लगा सकते हैं। तो एहतियाती तदाबीर उन्होंने भी वो इख्तियार करनी है जिसको कभी कोविड नहीं हुआ, जो वो लोग कर रहे हैं। डॉक्टर आतिफ, जो ट्रांसमिटेड रेट पंजाब में हमें देखने को मिल रहा है, ये पंजाब में ही क्यों सबसे ज्यादा है? और अगर ये वक्तन कंट्रोल ना किया गया तो क्या ये कहना गलत होगा कि पंजाब है या जो लाहौर है वो भी वुहान की तरह इतने केसेस यहाँ पे सामने आएंगे, या आपको लगता है इतने केसेस हैं और हमें मालूम ही नहीं है? ये तो दुआ है और अल्लाह ताला बचा के रखे कि वो वाली सिचुएशन, वुहान वाली सिचुएशन ना हो। एक्चुअली अगर आपने देखा हो कि जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें सिंध और कराची बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था, और इस दफ़ा ये जो थर्ड वेव है इसमें लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसकी कोई खास स्पेशल वजह, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसी नहीं है, बस बेहतियाती है। जिस जगह पे फैलना शुरू हुआ वो फैलना शुरू हो रहा है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि तादाद उतनी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि डॉक्टर साहब ज़हीर साहब ने भी जैसे कहा कि टेस्ट कराने की रेजिस्टेंस है हमारी, कि टेस्ट नहीं करवाना हमने। और अभी हमने कॉलर से भी बात की, बल्कि इससे मैं एक बात आपकी इजाज़त से ये कर दूं, कामरान साहब अगर सुन रहे हैं प्रोग्राम, कि जो PCR है टेस्ट सिर्फ वो करवा लेना काफ़ी नहीं, क्योंकि अगर वो नेगेटिव आएगा और आप तसल्ली लेके बैठ जाएंगे कि जी मेरा तो नेगेटिव आ गया लिहाजा मुझे नहीं, सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं कुछ, वो आपके डॉक्टर साहब आपकी सिचुएशन के हिसाब से जिनसे आप रब्ता करें वो आपको बता सकते हैं कि और कौन से टेस्ट ऐसे करने चाहिए कि जिसकी वजह से हेल्प हो सके। बाज़ दफ़ा CT स्कैन जो है वो जिस पेशेंट को सांस चढ़ रहा है उसका CT स्कैन जो है वो कई गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिवील करता है एज कम्पेयर टू PCR के। तो इसलिए टेस्टों की बात तो ये हो गई। बाकी जहाँ तक पहली बात पे हम आते हैं कि वो कोई ख़ास पैटर्न ऐसा वजह तलाश नहीं, सिवाय जैसे मैंने कहा एक एजम्पशन है कि शायद लोग जो हैं वो इस एरिया पंजाब और लाहौर और इस्लामाबाद के एरिया में ज़्यादा आए हैं जो कैरियर थे और उनकी वजह से स्प्रेड हुआ है। लेकिन ये किसी जगह पे भी, अब जब लाहौर के लोग कहीं और जाएंगे और एहतियात नहीं करेंगे, ठीक है, तो जाहिर है वहाँ पे भी फैलना शुरू हो जाएगा। एहतियात की भी हम बात करेंगे, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव अभी तक लिए जा चुके हैं और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, जनाब अबू बकर साहब ने फैसलाबाद से कॉल किए, तो उनका सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर, शो देख रहे हैं आप? मैं आपके भी डॉक्टर साहब ने एक ड्रिंक के बारे में बताया था, तो मुझे तकरीबन एक हफ्ता हो गया ये कोरोना के सिम्टम्स, तो फिर मैंने एक टेस्ट करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव था। अच्छा, तो काफी तो ये ड्रिंक के बारे में बता रही है, मैंने ऑलरेडी एक तो डॉक्टर से ऑनलाइन उससे पूछा था, बट वो कोई भी रेकमेंड नहीं करता कि आप ड्रिंक लें, वो रेगुलर पैराडॉल ले लें या इसको चीजें ले लें, और कोई सॉल्ट जो ये बता रही है वो सिर्फ एक सरबेट ही होती है, वही रेकमेंड कर देते हैं, तो वो खा के तबीयत और खराब होती है। तो काइंडली अगर डॉक्टर साहिबा बता दें कोई प्रॉपर जिंक का सॉल्ट और इसके साथ कोई और जो मेडिसिन है कोरोना की। ठीक है अबू बकर, हम बात करते हैं डॉक्टर सहर से, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी डॉक्टर साहिबा। जी अबू बकर भाई साहब, जिंक की जो रिक्वायरमेंट है ना डेली, वो खवातीन की 8 से 9 मिलीग्राम होती है और मर्दों की 9 से 11 मिलीग्राम होती है। नॉर्मली मैंने जिस तरह बताया कि हमारे पास जितनी खानों की चीज़ों में है, ये अबू बकर भाई साहब के लिए भी और सबके लिए भी है, ये दिन में जो पूरा है करना बहुत आसान है, आपको जिंक बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी और इन सब लोगों को, जिंक कोरोना की दवाई नहीं है। इन्होंने बोला कोरोना की दवाई, कोई भी सप्लीमेंट कोरोना की दवाई नहीं है, ये इम्यून सिस्टम को ऑगुमेंट, उसका साथ देने, उसको सपोर्ट करने के तरीके हैं। और एक बंदा जो अपने आप को हेल्दी और फ्रेश महसूस करता है, उसको ये विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक सप्लीमेंट्स बाजार से खरीद के खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप इंफेक्शन की फेज में हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी में जिंक ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, डेली 10 मिलीग्राम जिंक
जिंक लें। और सर्बेक जी जो है, आई एम सो सॉरी टू से, मैं उसको इतना ज्यादा जो है एंडोर्स नहीं करती, क्योंकि वो कंपैरेटिवली एक लो क्वालिटी जिंक सप्लीमेंट है। जिंक ग्लूकोनेट, इन्होंने पूछा था कौन सी फॉर्म ली जाए, इज द राइट फॉर्म ऑफ द जिंक टू टेक। और जो लोग एक्टिव इन्फेक्शन में चल रहे हैं वो इसको लॉजेंजेस, जो लॉलीपॉप की तरह होती है, उसकी फॉर्म में लें, जिसको वो चूस सकते हैं, चाट सकते हैं। सो जो लोग एक्टिव इन्फेक्शन में है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में है, बीमार हैं, वो 10 मिलीग्राम जिंक डेली अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से 15 से 20 दिन तक के ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं, वरना जिंक की अमाउंट भी बॉडी में ज्यादा हो जाती है, हाथों और पैरों में इचिंग शुरू हो जाती है। अदरवाइज डेली ग्रेन्स खाएं, आप नट्स लें, आप सीड्स लें, आप गोश्त खाएं, आपको जिंक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सुहेल बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सुहेल। यू आर लुकिंग फ्रेश आफ्टर द वीकेंड, कैसी हैं, ठीक हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका सुहेल। प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कहेंगे? फर्स्ट डोज मुझे लगी थी 11 मार्च को। अच्छा, तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये कितने अरसे बाद इज इट इफेक्टिव कि दूसरी डोज के बाद इफेक्टिव हुई? ठीक है, डॉक्टर आतिफ से हम इस बारे में बात करते हैं। जी, इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि 2 डोजेस, अगरचे जो पहली डोज लगी थी उसके बाद एक इम्यून एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस तो शुरू हो जाता है, लेकिन वो इफेक्टिव मिकदार में बन जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि तकरीबन 3 हफ्ते के बाद एक दूसरी डोज लगे, और फिर उसके भी कुछ हफ्तों के बाद, जो 2 या 3 हफ्ते हो सकते हैं, उसके बाद एक सेफ रेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं मेजॉरिटी में। अगरचे एंटीबॉडी पहली डोज के बाद ही बननी शुरू हो जाती है, लेकिन शायद वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं होती कि आपको कोविड से मुकम्मल तौर पे उसको प्रिवेंट कर सके। तो इसलिए वैक्सीन लगने के और सेकंड डोज लगने के भी थोड़े दिन के बाद आप